हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियोस तक हम मॉडर्न हाइपोथेसिस के अंतर्गत केमिकल इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें मिलर के एक्सपेरिमेंट तक हमने पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने अजैविक आणविक विकास तक पढ़ा था, जिसमें मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। अब आता है इसका फोर्थ चैप्टर, जिसमें है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जिसका मतलब है कि कार्बनिक अणु जो है जटिल प्रकार के, उनका निर्माण कैसे हुआ, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स या वृहद प्रकार के अणु किस प्रकार से बने। ए वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, बेसेज, सिंपल सुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गैदर्ड इन द एंशियंट सीज। तो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, हाइड्रोकार्बन, प्यूरिन, पिरिमिडीन और सिंपल प्रकार की शर्कराएं और दूसरे कार्बनिक यौगिक जो थे वो प्राचीन समुद्रों के अंदर एकत्रित हुए थे। इन द प्राइमिटिव एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, लाइटनिंग, सोलर एनर्जी, एटीपी एंड पॉलीफॉस्फेट्स might have provided the source of energy for polymerization reaction of organic synthesis। तो पुरातन वातावरण के अंदर जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उसमें कार्बनिक अणुओं के सिंथेसिस या संश्लेषण के लिए और उनके पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण होने वाली अभिक्रियाओं के लिए जो एनर्जी के सोर्स या स्रोत थे, उनमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो सकता था, लाइटनिंग हो सकती है यानी बिजली का कड़कना, सोलर एनर्जी या सूर्य के द्वारा प्राप्त एनर्जी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और पॉलीफॉस्फेटेज भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में या उनके स्रोत के रूप में जो है वो उपस्थित हुए होंगे। तो इनमें से किसी भी अणुओं का उपयोग करके ऑर्गेनिक जो सिंथेसिस हुआ या कार्बनिक संश्लेषण हुआ, जिसमें बहुलकीकरण की अभिक्रियाएं हुई, तो उनके लिए ये सभी ऊर्जा के लिए स्रोत के रूप में काम में लिए गए होंगे। Thus the small simple organic molecules combine to form large complex organic molecules in the ancient oceans। तो इस प्रकार से छोटे और सरल ऑर्गेनिक अणु मिलकर बड़े और जटिल प्रकार के कार्बनिक अणुओं का निर्माण जो है प्राचीन काल के या पुराने जो है ओशंस या समुद्रों में किया था। तो इस प्रकार की जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस है, बहुलकीकरण की अभिक्रियाएं हुई, जिसमें से शुगर आपस में मिलकर पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करती है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके फैट्स या वसाओं का निर्माण करती है, अमीनो अम्ल तथा उनके साथ में और अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जिनमें अमीनो एसिड की चेन पाई जाती है। नाइट्रोजिनस बेसेज और पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके न्यूक्लिक एसिड या केंद्रीय जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उनका निर्माण ये सभी करते हैं। तो इस प्रकार की पॉलीमराइजेशन अभिक्रियाएं जो है वो इसमें हुई थी। विच केम फर्स्ट, आरएनए और प्रोटीन। तो सबसे बड़ा सवाल यही है वैज्ञानिकों के लिए कि सबसे पहले कौन सा अणु आया था जो कि जेनेटिक मॉलिक्यूल का कार्य करता है या आनुवांशिक पदार्थ का कार्य किसने किया। तो इसमें आरएनए आया था पहले या प्रोटीन आया था, इसके बारे में अनेक जो है हाइपोथेसिस दी गई है। पहली आई द आरएनए फर्स्ट हाइपोथेसिस, यानी इस परिकल्पना के अनुसार आरएनए सबसे पहले आए थे, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पहले आए थे। इन द अर्ली 1980s 3 साइंटिस्ट लेस्लिया ऑर्जेल, फ्रांसिस क्रिक एंड कार्ल वूज। तो सबसे पहले 1980 के दौरान 3 वैज्ञानिक आए थे। इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड द आरएनए वर्ल्ड एज द फर्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से ये प्रस्तावित किया कि आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो विश्व में सबसे पहले आए थे प्रथम अवस्था के अंदर इवोल्यूशन के साथ में। इन विच आरएनए कैटालाइज्ड ऑल मॉलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन। और उनके अनुसार जो आरएनए था, इन्होंने
सभी प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए और रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है, उन सभी मॉलिक्यूल्स या अणुओं का निर्माण आरएनए के द्वारा ही हुआ था। थॉमस सैक एंड सिडनी एल्टमान shared Nobel Prize in Chemistry in 1989 because they discovered that RNA can be both a substrate and an enzyme। तो 1989 के अंदर इन दो वैज्ञानिकों को एक साथ केमिस्ट्री के अंदर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जिन्होंने ये खोज की कि आरएनए जो है वो दो प्रकार के कार्य कर सकता है। ये किसी सबस्ट्रेट का भी कार्य कर सकता है और एंजाइम का भी कार्य कर सकता है। तो दोनों प्रकार के कार्य आरएनए अकेला ही कर सकता है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। If the first cells used RNA as their hereditary molecule, DNA evolved from an RNA template। यदि प्रथम कोशिका के द्वारा आरएनए का उपयोग किया गया उसके आनुवंशिक अणु के रूप में, तो डीएनए का जो निर्माण हुआ था वो किसी एक आरएनए टेम्पलेट के द्वारा ही हुआ था। तो इसका मतलब है कि डीएनए का जो निर्माण है वो आरएनए के द्वारा हुआ था। DNA probably did not evolve as a hereditary molecule until RNA-based life become enclosed in membrane। इसका मतलब है कि DNA जो है वो संभवतया आनुवांशिक अणु के रूप में इवॉल्व नहीं हुआ जब तक आरएनए बेस्ड जो लाइफ थी, यानी जिनके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल था, हेरिडिटरी मॉलिक्यूल, वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं हो गए। यानी कि कोशिका के ऊपर जब मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ उसके बाद ही डीएनए जो है वो हेरिडिटी मॉलिक्यूल्स या आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इवॉल्व हुआ था। उससे पहले केवल आरएनए ही थे जो कि कोशिकाओं में पाए जाते थे, और ऐसी कोशिकाओं के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन जो है, झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली, ये उपस्थित नहीं थी। वंस सेल इवॉल्व्ड, डीएनए probably replaced RNA as genetic material for most organism। तो जैसे ही कोशिकाओं ने डीएनए को इवॉल्व किया या डीएनए का निर्माण कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने आरएनए को प्रतिस्थापित कर दिया जेनेटिक मटेरियल के रूप में, और ये अधिकांश जीवों के अंदर उन्होंने इसे प्रतिस्थापित कर दिया। यानी आरएनए के बाद में डीएनए जो है वो जेनेटिक मॉलिक्यूल बन गया था। तो आरएनए वर्सेस प्रोटीन के हाइपोथेसिस में पहले आई थी कि आरएनए जो है वो सबसे पहले आए थे। उसके बाद हाइपोथेसिस दी कि प्रोटीन फर्स्ट जो है हाइपोथेसिस आई गई, यानी कि प्रोटीन जो है सबसे पहले जो है इसका निर्माण हुआ। सम साइंटिस्ट क्लेम दैट प्रोटीन कैटालाइटिक सिस्टम मस्ट हैव डेवलप्ड बिफोर ए न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेटिव सिस्टम। तो कुछ साइंटिस्ट आए थे जैसे सिडनी फॉक्स, उन्होंने 1978 में ये बताया कि प्रोटीन कैटालाइटिक सिस्टम जो होता है ये पहले इवॉल्व हुआ होगा न्यूक्लिक एसिड के रेप्लिकेटिव सिस्टम, यानी न्यूक्लिक अम्लों के रेप्लिकेशन होने से पहले प्रोटीन का निर्माण होना आवश्यक है। यानी प्रोटीन कैटालाइटिक सिस्टम जो है पहले निर्मित होना चाहिए। तो इन्होंने प्रोटीन का पहले आना जो है वो बताया था। कैन्स स्मिथ्स हाइपोथेसिस, कैन्स स्मिथ ने अपनी एक परिकल्पना दी। इट वाज प्रपोज्ड बाय ग्राहम कैन्स स्मिथ अकॉर्डिंग टू विच बोथ प्रोटीन्स एंड आरएनए ओरिजिनेटेड एट द सेम टाइम। अब इन्होंने ये बताया कि आरएनए तथा प्रोटीन जो है दोनों ही एक साथ जो है वो उद्भव हुए थे, इनका निर्माण जो है वो एक साथ हुआ था। तो इस प्रकार जो है वो 3 हाइपोथेसिस दी गई है आरएनए वर्सेस प्रोटीन के लिए। एक हाइपोथेसिस में आरएनए पहले आना बताया गया है, दूसरी में प्रोटीन पहले आना बताया गया है, और तीसरी में ये कहा कि दोनों ही एक साथ आए थे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी केंद्रक प्रोटीनों का निर्माण कैसे हुआ। द जाइंट न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो बड़े जो न्यूक्लियोप्रोटीन अणु हैं इनका निर्माण न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन, इन दोनों के अणुओं से मिलने से हुआ था। दीज न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स वर डिस्क्राइब्ड एज फ्री लिविंग जीन्स, और इन न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं को
फ्री लिविंग या मुक्त जीवी जीनों के रूप में जो है वो परिभाषित किया गया था। न्यूक्लियोप्रोटीन्स गेव मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, और न्यूक्लियोप्रोटीन्स ने ही सबसे पहले संभवतया जीवन के लिए प्रथम जो है वो साइन दिया था। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स आने के बाद में ही ये पता चलता है कि आगे जो है वो जीवन का उद्भव इसमें हुआ था। तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है ये इसमें फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे।